Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 3rd March 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about International Court of Justice and this topic is important from our syllabus paper 3 International Agencies point of view. तो देखिए सबसे पहले समझते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है क्या और फिर देखेंगे कि एक हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों आया है. सो इट इज़ वन ऑफ द 5 फंक्शनल प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन. आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं. उसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है यूएनएससी ऑफ कोर्स, जिसके बारे में हम 1-2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे. उनमें से एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ये इनफैक्ट उसका जुडिशियल ऑर्गन है. जुडिशियल ऑर्गन मतलब यहाँ पे 2 देशों के बीच के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किए जाते हैं. तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कोर्ट की तरह काम करता है, जुडिशरी की तरह काम करता है. बट यहाँ पे जो लिटिगेंट्स होते हैं वो कोई इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं, 2 कंट्रीज़ होते हैं. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इट हैज़ अ सीट इन द हेग दैट इज़ इन नीदरलैंड. मतलब ये जो इसकी ऑफिस है दैट इज़ इन द हेग नीदरलैंड्स. और जैसा कि मैंने आपको बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ये है कि इट एडजुडिकेटेड केसेस वेयर ए कंट्री ब्रेक्स एन इंटरनेशनल लॉ. तो नॉर्मली क्या होता है किसी भी कोर्ट में आप क्या करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ केस करते हैं. लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो यूनाइटेड नेशन की एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, वहाँ पे कोई एक देश अगर कोई इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच करता है तो उसके खिलाफ कोई दूसरा देश कंप्लेन कर सकता है. एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही इंडिया ने कंप्लेन किया था पाकिस्तान के खिलाफ ऑन कुलभूषण जाधव केस. कुलभूषण जाधव जिनको पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया फ्रॉम ईरान के चाबहार रीजन, और पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि ही वॉज कॉट इन बलूचिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड ही वॉज इंगेज इन स्पाइंग एक्टिविटी. अब चाहे जो भी कारण हो, इन ऑफ कोर्स ही वॉज कॉट फ्रॉम ईरान और पाकिस्तान झूठ बोल रहा है. बट चलिए ठीक है, एक बार मान भी लेते हैं कि पाकिस्तान सच बोल रहा है. उसके बावजूद भी कुलभूषण जाधव चूँकि एक इंडियन नेशनल हैं और जब वो पाकिस्तान के जेल में बंद हैं तो इंडिया के जो कॉन्सुलर ऑफिसर्स हैं, जो फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको मिलने दिया जाना चाहिए कुलभूषण जाधव से एज पर वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ 1961. तो ये एक इंटरनेशनल लॉ है जिसके हिसाब से वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस. इस पे सवाल अभी एपीएससी ने मेंस में पूछा भी है वियना कन्वेंशन पे कि क्या है. तो मुझे लगता है ये कुलभूषण जाधव के केस के कारण ये वियना कन्वेंशन बार बार न्यूज़ में था, इसलिए पूछा होगा. तो मुद्दा ये है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को अरेस्ट किया, तो अब इंडियन जो ऑफिसर्स हैं उनको कुलभूषण जाधव से मिलने दिया जाना चाहिए था एज पर दिस इंटरनेशनल लॉ वियना कन्वेंशन, लेकिन पाकिस्तान ने मिलने नहीं दिया. एंड दैट इज़ वाई इंडिया कंप्लेंड अगेंस्ट पाकिस्तान एट आईसीजे दैट इट इज़ वायलेटिंग वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस. तो इस तरह से एक बात क्लियर हो गई कि इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक देश दूसरे देश के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है. अब जब आईसीजे की बात चल रही है तो लेट अस ब्रीफली सी आईसीसी ऑल्सो, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि स्टूडेंट जनरली आईसीजे और आईसीसी में कन्फ्यूज होते हैं. तो हेग नीदरलैंड में ही एक दूसरा इसी तरीके का एडजुडिकेटरी बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. बट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जुरिडिक्शंस अलग हैं. इट हैज जुरिडिक्शन टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स. ध्यान दें, आईसीजे वाज फॉर अ कंट्री, एक कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है. यहाँ पे इट कैन प्रोसिक्यूट एन इंडिविजुअल फॉर क्राइम ऑफ जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम. तो इस तरीके की अगर कोई मास क्राइम कर रहा है, जीनोसाइड आई होप आप समझते होंगे, किसी पर्टिकुलर कास्ट या क्रीड या फेथ के लोगों को सिस्टमेटिकली मारना, उसको जीनोसाइड का. तो इस तरह की अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है कोई इंसान, तो उसके खिलाफ फिर आईसीसी में कंप्लेन किया जा सकता है. तो अगर आईसीसी की बात की जाए तो आईसीसी ठीक वैसे ही काम कर रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जैसे हमारे देश के अंदर जुडिशरी काम करती है, इंडिविजुअल के खिलाफ केस लेती है. तो नेशनल जुडिशियल सिस्टम जैसे हमारे देश में जुडिशरी है, तो अलग अलग देश जो आईसीसी के मेंबर हैं उन्होंने आईसीसी का मेंबरशिप इसलिए लिया है ताकि उनकी जो नेशनल जुडिशियल सिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके और वो केसेस लिए जा सकें आईसीसी में जो नॉर्मली नेशनल कोर्ट्स नहीं ले पा रहे हैं किन्हीं कारणों से. मान लीजिए कि किसी ने क्राइम करके दूसरे देश चला गया हो, या मान लीजिए कि कोई दूसरे देश का इंसान आपके देश में उसने इस तरह के जीनोसाइड के क्राइम्स किए हों, तो उसके खिलाफ तो आपके देश का कोर्ट तो
केस ले नहीं सकता, तो उस केस में आप जाकर के आईसीसी में कंप्लेन करेंगे। तो आईसीसी किस तरह के मुद्दे लेता है? इफ़ द नेशनल कोर्ट्स आर अनविलिंग और अनएबल टू प्रोसिक्यूट ए क्रिमिनल, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि पाकिस्तान का कोई टेररिस्ट ग्रुप का लीडर इंडिया के अंदर टेररिज्म की एक्टिविटी करता है, तो उसके खिलाफ फिर इंडिया आईसीसी में जा सकता है। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया इज़ नॉट मेंबर ऑफ आईसीसी। मैं बस एग्जांपल के लिए मैंने ये बात कही कि अगर आपके देश के नेशनल कोर्ट्स किसी इंडिविजुअल के खिलाफ केस नहीं ला पा रहे हैं, या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अगर डायरेक्शंस दिए हैं आईसीसी को, तब उन दोनों ही केसेस में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कंप्लेन लिए जाते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एक अलग लॉ से बनाया गया है, रोम स्टैट्यूट से बताया गया है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 2002। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया इज़ नॉट मेंबर ऑफ आईसीसी, इट हैज़ नाइदर साइंड नॉर एक्सीडेड टू आईसीसी। क्यों इसने साइन नहीं किया वो मैं आगे आपको बताऊंगा, क्यों हम इसका मेंबर नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आईसीसी इज ऑफिशियली नॉट रिलेटेड विथ यूनाइटेड नेशंस। वो बात अलग है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे आईसीसी कुछ केसेस ले सकता है। तो एक बार आईसीसी और आईसीजे के बीच का अंतर मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है, एक बार ब्रीफली आप इसको देख सकते हैं। मेन अंतर तो यही है कि आईसीसी टेक्स केसेज अगेंस्ट इंडिविजुअल वाइल आईसीजे टेक्स केसेज अगेंस्ट नेशंस। अब करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ जो है वो है आईसीजे से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया आईसीजे में एक देश दूसरे देश के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, तो यहाँ पे करंटली यूक्रेन ने रसिया के खिलाफ कंप्लेन किया है आईसीजे में। आपको कई टाइम से मैं बता रहा हूँ कि रसिया जो है वो लुहांस और डोनेट्स्क रीजन, जिनको मिला करके डॉनबास रीजन कहते हैं, वहाँ के अंदर उस रीजन में सेपरेटिज्म प्रमोट कराने की कोशिश कर रहा है। रसिया का कहना है कि ये जो डॉनबास रीजन है वहाँ के लोग यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं। वहाँ के डॉनबास रीजन के ज़्यादातर लोग जो है रशियन स्पीकिंग लोग, उनकी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी का फ़ायदा उठा रहा है रसिया। तो रसिया ने हाल फिलहाल में एलिगेशंस लगाए थे यूक्रेन के ऊपर कि यूक्रेन डॉनबास रीजन में जेनोसाइड कर रहा है, और उसके खिलाफ फिर यूक्रेन ने कंप्लेन किया है आईसीजे में रसिया के खिलाफ कि रसिया फॉल्स क्लेम्स कर रहा है अबाउट एक्ट ऑफ जीनोसाइड। तो देखिए, एक जीनोसाइड कन्वेंशन है 1948 का, जिसमें कहा गया है, ये यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है, जीनोसाइड कन्वेंशन, जिसमें कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन विल टेक ऑल स्टेप्स एंड द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस विल टेक ऑल स्टेप्स टू प्रिवेंट जीनोसाइड। और रसिया यही जीनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 का हवाला दे करके उसने डॉनबास रीजन में अटैक किया है हाल फिलहाल में यूक्रेन में। क्योंकि रसिया ने कहा कि देखिए 1948 का जो जीनोसाइड कन्वेंशन ऑफ यूएन वो कहता है कि यूएन के हर एक मेंबर को जीनोसाइड प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, और यूक्रेन डॉनबास रीजन में जीनोसाइड कर रहा है, इसलिए हमने उस पर अटैक किया है। और यूक्रेन ने फिर काउंटर केस कर दिया है रसिया के ऊपर इन आईसीजे, जहाँ पे यूक्रेन ने कहा है कि रसिया झूठ मूठ के एलिगेशंस, फॉल्स एलिगेशंस लगा रहा है ऑन यूक्रेन रिगार्डिंग genocide in Donbass region, and Russia has misused genocide convention of 1948। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस तरह का मेंस सवाल भी आपके साथ आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईसीसी एंड आईसीजे एंड व्हाई इंडिया हैज़ नॉट ज्वाइंट आईसीसी। आईसीसी और आईसीजे के बीच का अंतर तो मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ से आप लिख सकते हैं। इंडिया ने आईसीसी को क्यों ज्वाइन नहीं किया उसके कारण भी देखते हैं। देखिए, वैसे तो यूएन और आईसीसी का कोई फॉर्मल रिलेशन है नहीं, बट यूएनएससी अगर कोई केस डायरेक्ट करता है आईसीसी के तरफ तो आईसीसी उस केस को ले लेगा। अब चूंकि यूएनएससी के अंदर देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स दैट हैव वीटो पावर्स, तो हो सकता है कि आईसीसी का भी मिसयूज करें ये 5 परमानेंट कंट्रीज फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, एंड दिस इज द रीजन व्हाई इंडिया हैज़ kept itself away from ICC to prevent any misuse of veto power by the UNSC members through ICC। क्योंकि इंडिया एनीवे रिफॉर्म्स चाहता है यूएनएससी के अंदर, और इंडिया चाहता है कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनकी सुप्रीमेसी या हेजेमनी यूएनएससी के अंदर ख़त्म की जाए। उसके अलावा इंडिया का ऐसा मानना है कि टेररिज्म एंड न्यूक्लियर वेपन यूजेस आर नॉट विद इन द परव्यू ऑफ आईसीसी। आईसीसी में बस यही 2 बातें कही गई हैं कि जीनोसाइड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम्स, जबकि इंडिया चाहता है कि टेररिज्म को और न्यूक्लियर वेपन का मिसयूज को भी इसके अंदर लाया जाए। और उसके अलावा
तीसरी बात ये है कि हम नहीं चाहते कि हम जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमने जो भी मेजर्स लिए हैं, जैसे कश्मीर के अंदर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हमने बदला है, डी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 या आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हम अप्लाई करते हैं इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इन सारे मुद्दों को जो हमने अपने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इम्प्लीमेंट कर रखा है, इन सारे मुद्दों का इंटरनेशनलाइजेशन हम नहीं चाहते और अननेसेसरी हम किसी इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते। और अगर हम आईसीसी का मेंबर हो जाते हैं तो फिर इन सारे मुद्दों पे कोई देश हमारे खिलाफ आईसीसी में भी कंप्लेन कर सकता है और हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकता है। दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू कीप इटसेल्फ अवे फ्रॉम आईसीसी। The next article is about wheat diplomacy with Afghanistan. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो देखिए करंट कॉन्टेक्स्ट समझिए। आपको तो सबको पता है, मैंने भी कई दफ़ा न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान जो एक तरीके का इंसर्जेंट, वायलेंट, रेडिकल, टेररिस्ट ग्रुप, आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं, उसने अफ़गानिस्तान के अंदर पावर को कैप्चर कर लिया, पॉलिटिकल पावर को कैप्चर कर लिया इन अगस्त 2021। और तब से ही अफ़गानिस्तान के अंदर कई सारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखे जा रहे हैं। सर्दी के टाइम में कई सारे लोग कोल्ड वेव के कारण मारे गए। इनफैक्ट जो उनकी कम से कम 50% पॉपुलेशन है, लगभग 23 मिलियंस पॉपुलेशन जो अफ़गानिस्तान की है, दैट इज़ फेसिंग एक्सट्रीम लेवल ऑफ हंगर। और फिर ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे इंडिया ने फैसला लिया है कि इट विल सेंड अ कंसाइनमेंट ऑफ अबाउट 2500 मेट्रिक टन्स ऑफ इंडियन वीट टू अफ़गानिस्तान, और इसी को नाम दिया जा रहा है इंडिया की वीट डिप्लोमेसी फॉर अफ़गानिस्तान। अब जरा समझते हैं कि इंडिया की क्या पॉलिसी है, इंडिया का क्या फॉर्मल स्टैंड है रिगार्डिंग तालिबान रूल इन अफ़गानिस्तान। तो देखिए, हमारे ऑफिशियल्स, वैसे तो तालिबान डेलीगेट्स के साथ हमने मुलाकात की है दोहा के अंदर, लेकिन अभी तक इंडिया ने फॉर्मली तालिबान को लेजिटिमेट सरकार की तरह आइडेंटिफाई करने से मना किया है ऑफ अफगानिस्तान। इंडिया हैज अब्सटेन्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग तालिबान एज एन लेजिटिमेट गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। अगर हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट देखें ऑन तालिबान रूल इन अफगानिस्तान, जो उन्होंने दिया था एट ए जॉइंट सबमिट ऑफ SCO एंड CSTO दैट वाज हेल्ड लास्ट ईयर इन सितंबर, दैट इज़ इन सितंबर 2021, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 बातें कही थी रिगार्डिंग रूल ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि तालिबान का जो रूल है अफगानिस्तान में वो इंक्लूसिव रूल नहीं है, मतलब ये जो तालिबानी लोग हैं दे डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल सेक्शंस ऑफ अफगानिस्तान, स्पेशली वीमेन एंड द माइनॉरिटीज़, दे आर लेफ्ट आउट। उसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो मौजूदा सरकार है तालिबान की, इसकी लेजिटिमेसी पे सवाल है। लेजिटिमेसी इन द सेंस कि क्या ये सच में सारे लोग इसको अपनी सरकार मानते हैं, और जब तक वहाँ के लोग उनको अपनी सरकार नहीं मानते हैं तब तक इसको पूरी तरीके से तालिबान को अफ़गानिस्तान सरकार हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो इसकी लेजिटिमेसी पे सवाल है, और उसके पीछे कारण है कि ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं आया है। और तीसरा स्टेटमेंट इंडिया ने दिया कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है उसका सॉल्यूशन पूरे दुनिया भर को UN प्लेटफॉर्म की मदद से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली इंडिया ने कह दिया है भाई हम तालिबान को एक लेजिटिमेट सरकार की तरह नहीं देखते। इफ़ तालिबान वांट्स टू गेन पॉलिटिकल पावर इन अफगानिस्तान इट मस्ट गो थ्रू द डेमोक्रेटिक लेजिटिमेट प्रोसेस टू गेट पावर। इसी तरीके का स्टेटमेंट हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी दिया था ऑन 2+2 मिनिस्ट्रियल प्लेटफॉर्म विथ मीटिंग विथ ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे हमने कहा कि द रिसेंट और द करेंट गवर्नमेंट, सो कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, that is power captured by Taliban cannot be considered as a legitimate government। अगर अब इंडिया का अप्रोच देखा जाए, एकदम सरल भाषा में बोला जाए कि इंडिया क्या कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, देखिए हमारा 2 अप्रोच है अभी अफगानिस्तान को लेकर के। पहला, हम तालिबान सरकार को, वहाँ की जो भी अभी मौजूदा पावर जिनके हाथ में, तालिबानियों के हाथ में, उनको हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट की तरह नहीं देखते हैं, बट एट द सेम टाइम हम अभी भी अफ़गानिस्तान के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं। और अफ़गानिस्तान के साथ संबंध बनाए रखने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एंटरिंग इनटू ह्यूमैनिटेरियन एड, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट टू अफ़गानिस्तान, ताकि अफ़गानिस्तान के लोगों के मन में हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर बना रहे। और यही कारण है कि अभी हमने वीट डिप्लोमेसी स्टार्ट की है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये है इंडिया का मौजूदा अप्रोच।
तालिबान सरकार को तो चलो हम लेजिटिमेट नहीं देख रहे हैं, क्योंकि तालिबानी लोग जो है रेडिकल हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में वो फिर से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ाना शुरू कर दें कश्मीर के अंदर। तो तालिबान को तो अभी हमने लेजिटिमाइज नहीं किया, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर हम अपना पूरा स्टेक, पूरा इंटरेस्ट पूरी तरह से ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। दिस इज़ हाउ वी आर येट इंगेज इन टू ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट टू अफगानिस्तान पीपल, फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू मेंटेन सॉफ्ट कॉर्नर। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं वीट डिप्लोमेसी ऑफ अफगानिस्तान। इंडिया के क्या इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के अंदर वो भी देखिए। तालिबान सरकार के या तालिबान के आने से पहले इंडिया ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है अफगानिस्तान के अंदर। फॉर एग्जांपल जरांज देलाराम हाईवे, ये सालवा डैम जिसको हम लोग फ्रेंडशिप डैम, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं। अफगानिस्तान का हमने पार्लियामेंट बिल्डिंग बना रखा है। हाजी काक माइन में हमने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो कई सारा इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है अफगानिस्तान के अंदर। एंड नाउ वी डू नॉट वांट ऑल दिस इन्वेस्टमेंट टू गो बैड जस्ट बिकॉज तालिबान हैज़ कैप्चर्ड पावर इन अफगानिस्तान। सो इसीलिए अब तालिबान के साथ हम संबंध भी नहीं रख सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के साथ अपने सॉफ्ट कॉर्नर उनके मन में डेवलप कर रहे हैं, ताकि अफगानिस्तान से हमारा कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वैक्यूम बम्स एंड क्लस्टर बम्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए क्या है करंट न्यूज़। यूक्रेन की सरकार ने रसिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि रसिया ने वैक्यूम बम और क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है, जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस के हिसाब से इलीगल है। वो बात अलग है कि रसिया ने इस तरह के किसी भी बम के इस्तेमाल करने से मना किया है। क्या है वैक्यूम बम्स, ज़रा देखते हैं। वैक्यूम बम्स आर मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। तो न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा ये सबसे खतरनाक वेपन्स माने जाते हैं नॉन न्यूक्लियर वेपन में। एंड दे हैव बीन बैंड अंडर जिनेवा कन्वेंशन। क्यों? क्योंकि इसमें इंसानों को बहुत खतरनाक मौत मिलती है। जो भी इस बम के नज़दीक आएंगे, इससे इम्पैक्टेड होंगे, वो बहुत खतरनाक मौत मिलती है। क्यों मिलती है उसको भी ज़रा देखेंगे। क्यों ये बहुत खतरनाक माना जाता है वो भी ज़रा देखेंगे। दिस वैक्यूम बम इज ऑल्सो नोन एज थर्मोबैरिक वेपन्स। ये करता क्या है कि ये हवा से ऑक्सीजन को सक कर लेता है। किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच समथिंग बर्न्स। तो ये हवा से ऑक्सीजन को सक कर लेता है, आसपास में वैक्यूम क्रिएट कर देता है, और उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है बर्न करने के लिए इन ए वेरी वायलेंट फैशन। तो हाई टेम्परेचर एक्सप्लोजन होता है, मैसिव ब्लास्ट वेव्स रिलीज करता है, विच लास्ट सिग्निफिकेंटली फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन एज कम्पेयर टू एनी कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव। तो कोई भी बॉम्ब फटने से होता क्या है कि वेव्स क्रिएट होते हैं। उन्हीं वेव्स के कारण तो लोगों के शरीर पे इम्पैक्ट पड़ता है। लोग कहते हैं बम से उड़ गया, तो वो वेव्स क्रिएट होते हैं। बम के फटने से जो उसकी गर्मी से कोई नहीं मरता है, उसके बम के फटने से जो एकाएक से आसपास की हवा जो एक्सपैंड होती है, जो वेव्स क्रिएट होती है, उससे लोगों को नुकसान होता है। तो ये जो वैक्यूम बम है ये आसपास से हवा को सक कर लेता है, और फिर सडन तरीके से जो फटता है तो मैसिव वेव क्रिएट करता है, जो बाकी किसी कन्वेंशनल बम में नहीं हो सकता। अब ये वैक्यूम बम काम कैसे करता है ज़रा देखो। इस तरीके से इस वैक्यूम बम को हवा में आप फायर करेंगे तो ये लगभग 100 फीट की ऊंचाई तक जाएगा ये वैक्यूम बम, और वहाँ जा कर के ये थोड़े से डस्ट पार्टिकल्स रिलीज करेगा। डस्ट मतलब एरोसोल्स रिलीज करेगा। ये डस्ट पार्टिकल कुछ कार्बन बेस्ड पार्टिकल्स हैं, उसके अलावा कुछ छोटे छोटे मेटल्स हैं, पहले ये रिलीज करेगा हवा में, और उसके बाद ये दूसरा फायर जो होगा सेकेंड स्टेज में, ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसमें एकाएक से वो बर्निंग शुरू होगी उसकी। वो आसपास से ऑक्सीजन को सक करके बर्न होना शुरू होगा, और फिर वो मैसिव तरीके से बर्न होता हुआ नीचे गिरेगा और एक बहुत ही मेजर कैटेस्ट्रॉफी क्रिएट करेगा। तो मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो आप इस वैक्यूम बम को फायर करेंगे तो उसमें से पहले एरोसोल निकलेगा। तो फर्स्ट स्टेज में कैसा होगा कि एरोसोल मेड अप ऑफ फाइन मटेरियल्स लाइक कार्बन बेस्ड एंड टाइनी पार्टिकल्स आर रिलीज्ड। सेकेंड स्टेज में कैसा होगा कि यहाँ पे आपने इसको फायर किया, इससे एरोसोल्स निकले, ये एरोसोल्स निकल रहे हैं, और सेकेंड स्टेज में फिर एरोसोल्स ये बर्न करना शुरू कर देते हैं बाय कैप्चरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन, और आसपास में वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, इसलिए इसको वैक्यूम बम कहते हैं। एंड दे क्रिएट ए मैसिव एक्सप्लोजन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग वेव्स। तो एक तो हो गया ये वैक्यूम बम। दूसरा, यूक्रेन ने एलिगेशन लगाया है कि रसिया क्लस्टर बम्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। क्लस्टर बम्स कैसा रहता है कि एक इस तरह का मेजर आप समझिए कैनिस्टर रहेगा, और फिर उससे कई छोटे छोटे बॉम्बलेट्स यानी कि छोटे छोटे बॉम्ब निकल करके अलग अलग एरियाज़ में गिरेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं क्लस्टर बम। सो
दिस इज ए काइंड ऑफ कनिस्टर रिलीज फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट, एक हवाई जहाज से इस तरह का कनिस्टर निकलेगा। दिस इज स्पिनिंग कनिस्टर ओपन्स एंड व्हेन इट ओपन्स लगभग 200 इस तरह के छोटे छोटे बॉम्ब्स, जिनको हम लोग बॉम्बलेट कहते हैं, वो रिलीज होंगे, जिनको हम लोग कहते हैं क्लस्टर बॉम्ब। और लगभग दुनिया के 100 देशों ने मिलकर के फैसला लिया था कि हम इस क्लस्टर बम को बैन कर देंगे। उन 100 देशों में रसिया भी शामिल है। तो इनफैक्ट लीडिंग प्रोड्यूसर द पॉइंट इज कि 100 countries of the world have decided to ban the use of cluster bombs, but some of the major leading producers of the bombs like US, Russia and China have decided to remain outside this pact, and that is how it is being believed that Russia has been using cluster bomb. The next article is about growth rate of Indian economy in fiscal year 2021-22. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. तो देखिए, हमारे देश में GDP कैलकुलेट करने का काम NSO करती है, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, ये तो आप जानते हैं। NSO ने 2021-22 का जो हमारा फिस्कल ईयर है उसके लिए एडवांस्ड एस्टीमेट रिलीज़ किया था, मतलब साल ख़त्म होने से पहले ही अंदाज़ा लगाया था कि क्या ग्रोथ होगा। तो जनवरी 2022 में जो एडवांस्ड एस्टीमेट रिलीज़ किया था उसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट ए रेट ऑफ 9.2% इन द फिस्कल ईयर 2021-22। लेकिन फिर अब उस एस्टीमेट को रिवाइज़ किया है, सेकेंड एडवांस्ड एस्टीमेट निकाला है NSO ने, और उस सेकेंड एडवांस एस्टीमेट के हिसाब से हमारा जो ग्रोथ रेट होगा वो 9.2 ना रह करके 8.9% ही रहेगा इन द फिस्कल ईयर 2021-22। तो ये जो साल अभी चल रहा है ये ख़त्म नहीं हुआ है, तो ऑफकोर्स इसका फाइनल तो अभी ग्रोथ रेट अभी नहीं आ सकता, तो एस्टीमेट ग्रोथ रेट ये हमने निकाला एडवांस एस्टीमेट, और NSO के हिसाब से एडवांस एस्टीमेट ग्रोथ रेट विल बी ओनली 8.9%, जो पहले अंदाज़ा था कि 9.2% रहेगा। तो क्यों डाउनवर्ड रिवीजन किया है, क्यों हमें लग रहा है कि हमारा एस्टीमेट ग्रोथ रेट थोड़ा कम रहेगा? उसके पीछे दो कारण है। एक तो ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट इकॉनमी के ऊपर पिछले 1-2 महीने में रहा है, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दूसरा, ये जो रसिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया है, इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, सप्लाई चेन पे, क्रूड ऑयल के प्राइस पे, रॉ मटेरियल पर। इस कारण से इंडियन इकॉनमी को थोड़ा बहुत स्लो डाउन फेस करना पड़ सकता है। तो एक बार ज़रा देखिए इंडियन इकॉनमी का ट्रैजेक्टरी इन लास्ट फ्यू ईयर्स। 2016 में हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट था 8.2%, दैट वाज क्वाइट गुड। फिर 7.2 आया, फिर 6.1 आया 2019-20 में, तो यानी कि कोरोना वाले साल से पहले ही हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो गया था, 4.2 हो गया था। और फिर कोरोना वाले साल में तो हम लोग नेगेटिव में चले गए, -7.3%। उसके बाद से देयर वाज ए शार्प रिबाउंड, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं वी शेप्ड रिकवरी। और उम्मीद है कि इस साल 2021-22 में हम लोग 8.9% से ग्रो करेंगे। पहले तो उम्मीद थी कि 9.2 से करेंगे, लेकिन अब रिवाइज्ड एस्टीमेट के हिसाब से, एडवांस्ड एस्टीमेट रीच्ड बाय NSO के हिसाब से इट विल बी 8.9, और अगले साल उम्मीद है कि हम लोग 8.5% से ग्रो करेंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन असम, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है एक साल के अंदर 1000 बच्चों के जन्म पे कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उनको कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो किसी भी स्टेट के अंदर जितने टोटल बच्चे पैदा हुए और जितने बच्चों की डेथ हुई, उनका रेशियो, यानी कि पर डेथ ऑफ इन्फेंट्स पर 1000 लाइव बर्थ इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आसाम के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर बात की जाए आज पर 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाया आसाम ने, और अब हमारे यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 48 से घट करके 32 हो गया, विच इज़ क्वाइट अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। तो पिछले बार आसाम के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 के हिसाब से 48 था, विच वाज वेरी हाईएस्ट अक्रॉस इंडिया, लेकिन अब वो घट करके 32 आ गया है। तो इसके पीछे ये जो इम्प्रूवमेंट है 48 डेथ्स से 32 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ, इसके पीछे जो इम्प्रूवमेंट के पीछे कारण हो सकता है ह्यूज एक्सपेंडिचर मेड बाय आसाम गवर्नमेंट ऑन हेल्थ। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से आसाम सरकार ने हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्च किया है। 7% ऑफ टोटल बजटरी एलोकेशन इन 2019-20 वाज ऑन हेल्थ, एंड 7.1% ऑफ टोटल बजटरी एलोकेशन ऑफ ईयर 2021-22 वाज ऑन हेल्थ, विच इज़ हाईएस्ट अमंग्स द लार्ज स्टेट्स इन इंडिया। तो मुद्दा ये है कि आसाम हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है एज फार एज परसेंटेज ऑफ द बजट एलोकेशन इज़ कंसर्न्ड। लेकिन इसके बावजूद भी हमने चलिए अच्छा ग्रोथ रजिस्टर किया है, अच्छा इंप्रूवमेंट रजिस्टर किया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में 48 को घटा करके 32 कर दिया है, बट येट अभी भी हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है। वी आर
बेटर देन ओनली 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया, बिहार, त्रिपुरा एंड मेघालय एज फार एज IMR इज कंसर्न। जबकि अगर टॉप स्टेट की बात की जाए केरला की, तो उसमें और हमारे परफॉर्मेंस में अभी भी काफ़ी अंतर है। केरला के अंदर IMR रेट इज़ ओनली 4.4 विच इज़ बेस्ट इन द कंट्री, जबकि हमारे यहाँ पे अभी भी IMR रेट इज़ 32। उसके अलावा ये डायग्राम, ये फिगर ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ज़रा देखिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन रूरल अर्बन गैप, तो रूरल अर्बन गैप में सबसे ज़्यादा आगे आसाम है। मतलब इससे एक बात पता चलती है कि हमारे यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो हाई है, अग्रीड, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी ज़्यादातर इन्फेंट मोर्टेलिटी हो रही है रूरल एरियाज़ में। तो रूरल अर्बन गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे ये पता चलता है कि रूरल एरियाज़ में अभी भी हमारे यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं है। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं अपने पेपर 5 के आंसर्स में। असम हैज़ हाईएस्ट रूरल अर्बन गैप इन IMR। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर दैट कनेक्टिंग ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा वुड बी ऑप्शन सी, स्ट्रेट ऑफ बोसोपोरस। और स्टेम सेल की अगर बात किया तो स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मैमल ओनली, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।